friends, welcome to Exam Sadda 75 and this is Priya and today I'm going to explain here an interesting story that's name is The Portrait of a Lady, which is written by Khushwant Singh, and this is the first chapter of class 11th Hornbill book. So please guys, first please like this video and share with all your friends, and first guys, please subscribe my YouTube channel for more updates. So guys, in this video I'm going to explain here a summary of this story. इस वीडियो में गाइस हम एक समरी के ज़रिए इस पूरी स्टोरी को बहुत अच्छी तरह से जानने वाले हैं। सो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें, साथ ही साथ जो भी टफ वर्ड्स आते हैं उन्हें नोट करें। लेट्स स्टार्ट। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी शमरी इज़ अ रियल स्टोरी ऑफ राइटर्स ग्रैंडमदर। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये जो स्टोरी है ये राइटर की दादी माँ की एक रियल स्टोरी है। द नेम ऑफ द राइटर इज़ खुशवंत सिंह। इस चैप्टर के राइटर का नेम है खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड लेडी। इनकी जो दादी माँ है खुशवंत सिंह जी की, वो कैसी हैं? एक बूढ़ी महिला हैं। द राइटर टेल्स अस द स्टोरी ऑफ हिज चाइल्डहुड दैट ही हैड स्पेंट विद हिज ग्रैंड मदर। इस स्टोरी में हमें राइटर ने बताया है कि किस तरह उन्होंने अपनी दादी के साथ अपने बचपन के सभी दिनों को स्पेंड किया है, मतलब बिताया है। द समरी ऑफ दिस पोएम विल ब्रीफ यू अबाउट द लाइफ ऑफ द राइटर विद हिज ग्रैंड मदर। इस समरी के थ्रू हम राइटर एंड उनकी दादी माँ के बीच की लाइफ को ब्रीफली जान पाएंगे एंड ऑल द ब्यूटिफुल एंड इमोशनल मोमेंट्स आर प्रेजेंट्स इन द स्टोरी। इस समरी में आपको आपके सामने खुशवंत सिंह और उनकी दादी के बीच बीते ब्यूटीफुल और इमोशनल मोमेंट्स के बारे में भी बताया जाएगा। द समरी विल टेल यू अबाउट द ब्यूटीफुल रिलेशनशिप दैट द राइटर हैड विद हिज ग्रैंड मदर। तो इस समरी के ज़रिए, इस स्टोरी के ज़रिए हम जानेंगे कि किस तरह खुशवंत सिंह और उनकी दादी के बीच में ये ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बना और उनके बीच का ये जो एक ब्यूटीफुल बॉन्ड था ये किस तरह बना और किस हद तक जाता है। So now I'm going to start here. So let's start. The writer recalls his grandmother as short, healthy and slightly bent. Her hairs were silver in color and were scattered massively on her wrinkled face. She used to talk around the whole house in white clothes. She kept her one hand resting on her waist and other hand was telling the beats of her rosary. So first of all guys, आप सभी को इसमें जो भी टफ वर्ड्स हैं उन्हें नोट करना है। So रिकॉल मतलब होता है किसी चीज़ को फिर से याद करना। शॉर्ट मतलब छोटी सी। स्लाइटली बेंट का मतलब होता है थोड़ा मुड़ा हुआ, मतलब थोड़ी मुड़ी हुई। आप सभी जानते हैं, इस स्टोरी को जानने के लिए आप अपनी भी दादी माँ को इमेजिन कर सकते हैं कि कोई औरत जब बूढ़ी हो जाती है तो उसकी बनावट बॉडी की कैसी हो जाती है, हल्की सी उसकी जो बॉडी आगे की तरफ झुकने लगती है, उसकी कमर आगे की तरफ झुकती है, जिसके कारण उसकी जो हाइट है वो थोड़ी कम दिखने लगती है। सिल्वर इन कलर, यहाँ पर सिल्वर इन कलर का मतलब है वाइट कलर से। स्कैटर्ड मैसली मतलब यहाँ वहाँ बिखरे पड़े होना। रिंकल्ड मतलब होता है झुर्रियाँ, जो जब हमारी ये जैसे जैसे टाइम के अकॉर्डिंग ग्रो करती है उसी के अकॉर्डिंग हमारे फेस पे हमारी जो स्किन है वो पीस होने लगती है, मतलब कि नीचे की तरफ खिसकने लगती है, ज़्यादा ढीली पड़ जाती है। उसी को हम क्या कह देते हैं कि फेस पे झुर्रियाँ आ गई है। एंड कैप्ट मतलब रखना, रेस्टिंग मतलब लगातार, वेस्ट मतलब कमर पे, एंड बीट्स ऑफ अ रोजरी का मतलब है माला जपना। तो इसका मीनिंग जानते हैं पैराग्राफ का। सो फर्स्ट पैराग्राफ में राइटर यहाँ पर बताते हैं, राइटर याद करते हुए कहते हैं कि जो उनकी दादी माँ हैं वो देखने में छोटी सी हैं, मतलब उनकी ज़्यादा हाइट नहीं है, वो
स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं एंड स्लाइटली बेंड और थोड़ी सी मुड़ी हुई हैं, मतलब उनकी कमर आगे की तरफ झुकी हुई है। हर हेयर्स वर सिल्वर इन कलर एंड वॉज स्कैटर्ड मैसली ऑन हर रिंकल्ड फेस। कहते हैं कि जो मेरी दादी के जो बाल हैं वो हल्के सिल्वर कलर के हैं, मतलब मेरी दादी के बाल वाइट हो चुके हैं एंड उनके फेस पर, झुर्री वाले फेस पर यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हुए हैं। She used to walk around the whole house in white clothes. कहते हैं कि मेरी दादी हमेशा से ही वाइट कलर पहनती आ रही हैं एंड शी kept her one hand resting on her waist. कहते हैं कि मेरी दादी का एक हाथ हमेशा उनकी कमर पर होता है और दूसरे हाथ से देखो तो दूसरे हाथ में भगवान की माला लिए रहती हैं और उनकी माला दिन भर वो जपती रहती हैं। तो मतलब दोस्तों पहले जो पैराग्राफ है उसमें पोएट हमें राइटर ने बताया है कि उनकी दादी की कदकाठी कैसी है, बनावट कैसी है, वो कैसे कपड़े पहनती हैं, कैसे रहती हैं। आगे, द राइटर थिंक्स दैट ऑफ हर एज नॉट वेरी प्रिटी बट कॉन्स्टेंटली ब्यूटिफुल ऑल द टाइम। यहाँ पर राइटर सोचते हैं, मतलब हमें बताते भी हैं कि जो उनकी दादी हैं वो देखने में इतनी सुंदर नहीं है, लेकिन यदि उनके दिल की बात की जाए तो मेरी दादी दिल से बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। He compares her calm face with the winter landscape during their lonely stay in the village. कहते हैं कि जो राइटर हैं वो कहते हैं अपनी दादी के फेस को वो ठंडियों के मौसम के लैंडस्केप से क्या करते हैं, कंपेयर करते हुए कहते हैं कि मैं मेरी दादी के साथ बचपन के दिनों में बहुत लंबे समय तक गांव में रुका था। माई ग्रैंड मदर वोक हिम अप फ्रॉम द बेड इन द अर्ली मॉर्निंग। कहते हैं कि मेरी दादी हमेशा से ही सुबह जल्दी सोकर उठ जाती हैं एंड प्लास्टर्ड हिज वुडन स्लेट। मेरे स्कूल के लिए मेरी स्लेट तैयार करती हैं, ऑर्गेनाइज हिज ब्रेकफास्ट, मेरे स्कूल जाने के लिए मेरा ब्रेकफास्ट तैयार करती हैं एंड सेंड हिम टू द स्कूल, और मुझे स्कूल भेजने जाती हैं। सेकेंड पैराग्राफ का गाइस सीधा सा सेंस है कि वो अभी उन्होंने अपनी दादी की कटकाठी को बताया, जिसके अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि अगर मैं देखने सुनने की बात करूं तो मेरी दादी जो है वो देखने सुनने में ज़्यादा प्रिटी नहीं लगती, ज़्यादा सुंदर नहीं है, लेकिन मेरी जो दादी हैं उनका जो बिहेव है, उनका जो दिल है इतना साफ़ है कि वो अपने दिल के कारण ही बहुत ज़्यादा सुंदर प्रतीत होती हैं। वो हमेशा से कहते हैं राइटर कि मुझे लग रहा है मैं जितने साल से भी अपनी दादी को देख रहा हूँ, मेरी दादी तो ऐसे ही दिखती रहती है। मतलब उनका मानना है कि उनकी दादी बचपन से ही बूढ़ी रही होंगी, उनकी दादी से कोई शादी नहीं करना चाहेगा क्योंकि उनकी दादी सुंदर नहीं है। इस तरीके की कंडीशन उन्होंने स्टोरी में बताने की कोशिश की है। इसके बाद वो बताते हैं कि वो अपनी दादी का जो फेस है उनका, वो दादी के फेस को ठंडी के समय के लैंडस्केप से कंपेयर करने लगते हैं। वो बताते हैं कि मेरी दादी मतलब सुबह डेली जल्दी उठ जाती हैं और जब वो नहाती हैं या फिर कोई भी काम करती हैं तो वो हर वक्त भगवान की क्या जपती रहती हैं, माला जपती रहती हैं। मेरी दादी डेली सुबह से उठकर मेरे स्कूल के लिए मेरा ब्रेकफास्ट तैयार करती हैं, मेरे लिए वुडन स्लेट मतलब लकड़ी की स्लेट तैयार करती है जिससे मैं अपने स्कूल में जाकर उससे पढ़ूँगा, और साथ ही साथ वो मुझे हर दिन मुझे मेरे साथ स्कूल छोड़ने जाती है। ओके गाइज, इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट, on their way back to the home, she used to give the stale chapatis to the street dogs. कहते हैं यहाँ पर राइटर on the way, मतलब कहते हैं कि मेरी दादी हमेशा मुझे स्कूल छोड़ने जाया करती थी और जब हम स्कूल से घर वापस आते थे सी यूज्ड टू गिव द स्टेल चपातीज। स्टेल चपातीज मतलब क्या होता है, बासी रोटी। टू द स्ट्रीट डॉग मतलब गली के कुत्तों को। तो कहते हैं कि जब हम स्कूल से वापस आते थे, घर वापस आते थे, तो मेरी दादी हमेशा अपने साथ कुछ बासी रोटियां ले जाती थी जो वो गली के कुत्तों को खिलाती आती थी।
A turning point in their beautiful relationship arrived when they went to live in a city. राइटर बताते हैं कि उनकी दादी के साथ जो रिलेशन है वो बहुत ही ब्यूटीफुल चल रहा था, और जब तक वे विलेज में साथ थे, गांव में, वो समय तो उनकी लाइफ का सबसे सुंदर पल था। बट उनकी लाइफ की इस ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है? प्रॉब्लम तब आती है, टर्निंग पॉइंट तब आता है जबकि राइटर को अपनी दादी के साथ कहाँ जाना है? राइटर को अब जाना है सिटी। अब सिटी क्यों जाना है? क्योंकि देखिए गाइस, राइटर के जो मॉम डैड है वो स्टार्टिंग से ही शहर में रह रहे हैं अपनी जॉब के कारण। तो ऑब्वियसली उन्होंने स्टार्टिंग में कहा था कि आप अपने पोते को थोड़ा दिन संभालिएगा, जैसे ही हम वहाँ पर सेटल होंगे हम आप दोनों को बुला लेंगे। तो जब वो सेटल हो गए अच्छी तरह से, तो उन्होंने अपने बेटे को और दादी को भी उसके साथ बुला लेते हैं शहर। अब उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। Now the writer used to go to the city school on a school bus and studied subjects like English, physics, mathematics and many more subjects. Those his grandmother could not understand at all. यहाँ पर राइटर कहते हैं कि जो मेरी दादी, हम दोनों जब सिटी चले गए, मतलब हम शहर में जाकर सेटल हो गए, तो हमारी ज़िंदगी अब धीरे धीरे बदलने लगी। क्योंकि जैसे कि मेरी दादी पहले मुझे डेली सुबह से स्कूल छोड़ने जाया करती थी, मेरे साथ स्कूल जाती थी, लेकिन अब यहाँ मेरी दादी मेरे साथ स्कूल नहीं जाती, क्योंकि अब राइटर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने लगे हैं और उनकी स्कूल की बस खुद ही उन्हें घर से लेकर आती भी है और घर पर छोड़कर जाती भी है। इसलिए अब दादी को उन्हें छोड़ने या फिर लेने जाना ही नहीं पड़ता। कहते हैं कि और इसके साथ साथ अब क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में आया हूँ, तो मेरे सब्जेक्ट्स भी बदल गए हैं। अब मुझे इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के जैसे कई सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, और मेरी दादी तो इन सब्जेक्ट्स के बारे में जानती ही नहीं है, इसलिए अब वो मुझे इन सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ बता नहीं पाती। कहते हैं कि और भी कई तरीके की ऐसी कंडीशंस आ गई हैं जिसमें पहले मेरी दादी हेल्प करती थी, बट अब क्योंकि मेरी दादी को वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, इसलिए वो मेरी हेल्प नहीं कर सकती है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, हिज ग्रैंड मदर कुड नो लॉन्गर गो टू स्कूल विद हिम टू सेंड हिम। कहते हैं कि जो मेरी दादी माँ है, काफ़ी समय से मुझे स्कूल छोड़ने नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? अभी मैंने आपको ऊपर बताया दोस्तों, क्योंकि जब से वो लोग गांव से शहर में आए हैं, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में है। यहाँ का रहन सहन, आना जाना सब अलग है। यहाँ उनके लिए स्कूल बस आती है, लेकर भी जाती है, छोड़ भी जाती है, दादी को जाने की ज़रूरत नहीं। इसलिए काफ़ी समय तक दादी अब अपने पोते को स्कूल छोड़ने नहीं जा पा रही हैं। सी फेल्ट अपसेट, उनकी दादी बहुत दुख फील कर रही हैं, दुखी हैं। दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स एट द सिटी स्कूल। उनकी दादी को ये तो ठीक है, चलो ठीक है, माना कि बच्चे को स्कूल छोड़ने जाने नहीं मिल रहा है, सब्जेक्ट समझ में नहीं आते हैं, बात अलग है। लेकिन उनकी दादी को एक बात है जो सबसे ज़्यादा परेशान करती है, वो ये है कि उनका पोता जिस स्कूल में पढ़ता है, वहाँ भगवान के बारे में कोई भी शिक्षा नहीं दी जाती, कोई भी टीचिंग नहीं दी जाती भगवान के बारे में, और ना ही बच्चों को भगवान के भजन सिखाए जाते हैं। आप जैसे सभी जानते हैं दोस्तों, पुराने ज़माने के लोग भजन कीर्तन पर ज़्यादा बिलीव करते हैं, भगवान पर। तो उनका मानना है कि बच्चों को स्कूल में भगवान की शिक्षा देनी चाहिए, भगवान के भजन सिखाए जाने चाहिए, लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल में ऐसा नहीं होता। Instead, he was given music lessons, but she said nothing. कहती हैं उनकी दादी माँ कि मेरे पोते को इस स्कूल में भगवान के भजन या फिर भगवान की शिक्षा देने की बजाय यहाँ पर इंग्लिश गाने सिखाए जाते हैं, और मेरा पोता इन बातों पर कुछ बोलता भी नहीं है। मतलब अब दादी क्या बोलेंगी बेचारी पोते को, अब तुम्हारा स्कूल है, तुम जानो। इसी कारण अब दादी और पोते के बीच में थोड़ा थोड़ा सा जो उनका ब्यूटीफुल बॉन्ड था, उसमें क्या आ रही है, क्रैक हो रहा, मतलब उसमें दरार पड़ रही है। आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों, When the writer
went to a university, he got a separate room in his house. The common link of the relationship between the grandson and the grandmother was broken now. यहाँ पर राइटर कहते हैं कि जब राइटर यूनिवर्सिटी गए, अब देखो अभी सिटी, गांव से सिटी में आए, थोड़ा स्कूल में पढ़ा, थोड़ा अब सिटी के स्कूल में पढ़ा, अब उनको आगे की स्टडी करनी है हायर सेकेंडरी लेवल की, तो अब वो कहाँ जा रहे हैं इसकी स्टडी के लिए? अब वो जा रहे हैं, अब उन्हें यूनिवर्सिटी जाना है। और जब वो यूनिवर्सिटी जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें रहने के लिए एक अलग से रूम दे दिया जाता है। सेपरेट मतलब क्या होता है? अलग से। तो उन्हें एक अलग से रूम अलॉट कर दिया जाता है कि भाई अब आप बड़े हो गए हैं, अब आपको अकेले रहना सीखना होगा। और यही एक ऐसा मोमेंट आता है कि राइटर और उनकी दादी के बीच की एक कॉमन लिंक थी कि वो साथ में रहते थे। अब उनकी और उनकी दादी के बीच की ये कॉमन लिंक भी क्या हो गई है दोस्तों? टूट रही है। क्यों टूट रही है? क्योंकि राइटर यूनिवर्सिटी चले गए हैं और उन्हें वहाँ पर एक अलग से रूम रहने के लिए दिया गया है। ओके, आगे जानते हैं। ग्रैंडमदर रेयरली टॉक्ड टू एनीवन इन द हाउस नाउ। कहते हैं राइटर कि मेरी यूनिवर्सिटी जाने के बाद जो मेरी दादी का बिहेव है वो एकदम बदल सा गया। अब मेरी दादी घर में किसी से ज़्यादा बात नहीं करती हैं। रेयरली टॉक्ड मतलब ज़्यादा बातें ना करना, मतलब रेयरली मतलब बहुत ही कम। She spent plenty of her time sitting beside her spinning wheel and reciting prayers of God. राइटर यहाँ पर बताते हैं कि जो मेरी दादी हैं वो अपना कीमती समय स्पेंट प्लेंटी ऑफ अ टाइम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समय। कहते हैं कि मेरी दादी जो है, अब जब से मैं यूनिवर्सिटी गया वो अकेली पड़ गई, वो दूसरों से बात करना उन्होंने बंद कर दिया। तो मेरी दादी ने क्या किया, मेरी दादी का जो अकेला समय होता था, मेरी दादी अपनी लाइफ का ज़्यादातर समय कहाँ बिताने लगी? एक स्पिनिंग व्हील थी, उस स्पिनिंग व्हील पर बैठकर अपना पूरा समय गुजार देती थी। और व्हील पर बैठे बैठे वो क्या करती रहती थी? रोज़री रहती थी ना उनकी, तो वो भगवान की माला जपती रहती थी। She started feeding the sparrow bird in the afternoon. और दोपहर के समय में थोड़ी देर के लिए वो आंगन में जाकर चिड़ियों को दाना दिया करती थी। ओके गाइस, आई होप कि फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे की जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप है, when the writer left for abroad for his further studies, his grandmother didn't get disturbed at all. अब देखो बेटा, अब क्या होता है, अब जो राइटर हैं वो यूनिवर्सिटी से भी आ गए हैं घर पे। जब वो यूनिवर्सिटी गए थे तभी उनकी दादी का बिहेव बदला था, वो उस समय दुखी थी। लेकिन अब राइटर क्या देखते हैं, राइटर का कहना है कि जब मैं अपनी फर्दर स्टडीज़ मतलब अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गया? अब्रॉड गया। राइटर कहते हैं कि जब मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड गया, हिज ग्रैंड मदर डिडंट गेट डिस्टर्ब एट ऑल। कहते कि मेरी दादी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुई, मतलब मेरी दादी को जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है मेरे अब्रॉड जाने से। रैदर, इसके अलावा, सी सा हिम ऑफ एट द एयरपोर्ट। कहते हैं कि मेरी दादी बिल्कुल भी दुखी नहीं हुई, वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं दिख रही हैं, उनके दिल में, उनकी आंखों में ऐसी कोई शिकन नहीं दिख रही है कि वो मेरे जाने से दुखी हैं कि मेरा पोता दूर जा रहा है। वो कहते हैं कि एटलीस्ट जो मेरी दादी हैं वो तो मुझे एयरपोर्ट पर भी दिखी। जब मैं अब्रॉड जा रहा था तो मेरी दादी मुझे छोड़ने एयरपोर्ट तक आई थी। Seeing her grandmother at this old age. राइटर कहते हैं कि मेरी दादी जब मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आई थी तो मैंने जब अपनी दादी की तरफ देखा, मेरे दिमाग में कुछ थॉट्स उठे, मेरे दिमाग पे कुछ विचार आए। द राइटर वॉज थिंकिंग दैट इट माइट बी हिज लास्ट मीटिंग विद हिज ग्रैंड मदर। राइटर ने क्या सोचा, जब राइटर की ग्रैंड मदर उन्हें एयरपोर्ट पर छोड़ने आई तो राइटर ने सोचा कि अब मेरी दादी की एज वैसे भी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, तो हो सकता है कि ये मेरी दादी के साथ लास्ट टाइम मीटिंग हो रही होगी, है ना। तो बेचारे थोड़े दुखी भी हैं कि अब मैं अपनी दादी को शायद दोबारा नहीं देख पाऊँगा। बट लेकिन when he come back home after a duration of 5 years,
His grandmother was there to welcome him back and he saw her celebrate his return. लेकिन क्या होता है बेटा, अब जो राइटर अब्रॉड गए हैं तो राइटर को अब्रॉड में जाकर 5 साल की पढ़ाई करनी थी। तो 5 साल की पढ़ाई करने के बाद राइटर जब अब्रॉड से वापस घर आए तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि उनकी दादी अभी भी क्या हैं? उनकी दादी अभी भी जीवित हैं। एंड ही शा हर सेलिब्रेट हिज रिटर्न, और उन्होंने देखा कि उनकी दादी जीवित भी हैं और अपने पोते के आने की खुशी में खुश भी हैं। बट यू नो व्हाट गाइस, दादी माँ का अपने पोते के आने की खुशी को व्यक्त करने का एक अलग ही तरीका था। जब राइटर एयरपोर्ट से घर वापस आते हैं तो दादी अपने पोते को देखकर खुश तो होती है, लेकिन अपने फेस पे वो खुशी शो नहीं करती हैं। आप उनकी दादी का बिहेव क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बदल गया है। दादी किसी खुशी को अपने फेस से शो नहीं करना चाहती हैं। दादी ने क्या किया, जैसे ही पोता आता है तो दादी उस दिन शाम में अपने मोहल्ले की सारी लेडीज़ को इकट्ठा करके एक शाम के समय एक हॉल में क्या करती हैं, एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। पार्टी ऐसी नहीं, दादी वाली स्टाइल में। दादी वाली स्टाइल में पार्टी कैसे होती है? मोहल्ले की औरतों को उन्होंने एक साथ किया, उनके साथ बैठकर वो ड्रम बजाने लगी, ढोलक बजाने लगी बैठ के, और वो अपने पोते के आने की खुशी में वो गाने गा रहे थे जो कि जैसे कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं या फिर जो भी हमारे सैनिक होते हैं, जब वो युद्ध लड़कर वापस आते हैं तो उनकी जीत के लिए जो गाना गाया जाता है, उसी तरीके के गाने ढोलक बजाकर उनकी दादी अन्य लेडीज़ के साथ गाती हैं, और इसी तरह वो पूरी शाम गुजार देती हैं उसको सेलिब्रेट करते हुए। आगे The next morning after the return of his grandson, she got ill. राइटर कहते हैं कि मेरे आने के अगले ही दिन, मेरे लौटने के अगले ही दिन मेरी दादी माँ क्या पड़ गई? मेरी दादी माँ अचानक से बीमार हो गई। इल मतलब बीमार होना। Although यद्यपि the doctor told that it was a slight fever and would go away very soon, still she could foresee that her time to leave this world was near, so she did not want to waste her time talking to someone. तो क्या होता है, पोते के लौटने के अगले ही दिन दादी की तबीयत खराब हो जाती है, दादी बीमार हो जाती हैं। डॉक्टर को बुलाया जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि दादी को काफ़ी तेज़ बुखार चढ़ा हुआ है और शायद तक अब ये दादी का अंतिम समय चल रहा है, मतलब अब दादी बहुत ही जल्दी स्वर्ग से धार जाएगी, मतलब आपकी दादी की काफ़ी जल्दी अब क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अब दादी को भी ये फील हो गया कि हाँ अब मेरा अंतिम दिन आ रहा है, हो सकता है अब मेरी डेथ होने वाली है। तो दादी की एक विश है, दादी चाहती हैं कि वो अपना एक भी मिनट किसी भी घर के इंसान से बात करके वेस्ट ना करें। उनकी दादी का मानना है कि अब मेरी ज़िंदगी के जो अंतिम पल बचे हैं, जो लास्ट मोमेंट हैं, मैं उन्हें भगवान की प्रेयर करते हुए गुजारना चाहती हूँ, ताकि जब मेरे लिप्स भगवान का नाम, जब मेरे लिप्स रुकें तो उनमें अंतिम नाम भगवान का ही हो। तो इस तरह की सोच रहती है उनकी दादी की। अब आगे देखते हैं क्या होता है। She went her bed and praying and telling the beads till her lips stopped moving and the rosary fell down from her lifeless hand. आगे बताया जाता है, राइटर बताते हैं कि इसके बाद क्या होता है, दादी अपने बेड की तरफ चली जाती हैं और उनके हाथों में, मतलब दादी अपने बेड पर लेटी हैं, उनके हाथों में रोज़री है, मतलब फूल जपने वाली माला है, और दादी एक हाथ से माला को खिसकाते हुए माला जपती जा रही हैं और उनकी लिप्स में भगवान की क्या है, प्रेयर है। उनकी दादी वो प्रेयर तब तक करती रहती हैं जब तक कि उनकी लिप्स बंद ना हो जाए, मतलब जब तक उनकी लिप्स चलना बंद ना कर दें, एंड जब तक कि उनके हाथों से वो रोसरी नीचे ना गिर जाए। तो देखते हैं कि दादी अब उस दिन किसी से बात नहीं कर रही हैं। एक्चुअली क्या हुआ था,
पोते के आने के अगले दिन दादी काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी थी और खुशी खुशी में इतना खुश हुई कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत ख़राब हुई तो दादी ने एक दिन प्रेयर नहीं की, दादी ने चिड़ियों को खाना नहीं खिलाया। सब लोग परेशान थे, दादी के बिहेव में इतना डिफरेंस कैसे आ गया, इतना अंतर। फिर पता चलता है कि दादी की तबीयत ख़राब है। तो दादी को जब पता चल जाता है कि अब तेरा अंतिम दिन है, मतलब अब मैं भगवान के पास जाने वाली हूँ, तो वो कहती हैं कि अब मेरी ज़िंदगी के जो लास्ट डे हैं, मैं उनमें भगवान का नाम लेकर अपनी ज़िंदगी को सफल बनाना चाहती हूँ। तो दादी ने यही किया। दादी प्रेयर जपती रहती हैं अपने बेड पर लेटे लेटे, और अचानक से क्या होता है, एक अचानक सा सन्नाटा छा जाता है। राइटर देखते हैं कि उनकी दादी की लिप्स चलना बंद हो गई हैं और उनके हाथों में जो रोज़री थी वो रोज़री भी नीचे गिर गई है। टू ग्रीव हर डेथ thousands of sparrows flew in and sat dispersed around her body. राइटर कहते हैं कि जैसे कि हमने देखा कि हमारी दादी की लिप्स रुक गई हैं, उनके हाथों से रोज़री गिर गई है, हम समझ गए कि हमारी दादी एक्सपायर हो चुकी हैं। और हम सभी दादी के क्रियाक्रम के लिए, मतलब जो अंतिम लास्ट राइट होते हैं, अंतिम क्रियाक्रम करने की तैयारी करने लगे। जब हम उनके क्रियाक्रम की तैयारी कर रहे थे, हम उनकी कॉप्स को लेकर जा रहे थे, तो हमने उनकी अस्थियों को, उनकी कप्स को कहाँ रखा, हमने आंगन में रखा। राइटर बताते हैं कि जैसे ही हमने अपनी दादी की डेड बॉडी को आंगन में रखा, आंगन में मतलब बहुत बड़ी संख्या में पक्षी आ गए, मतलब हजारों की संख्या में पक्षी आकर उनकी दादी की डेड बॉडी को घेरकर, उनकी दादी की जो डेड बॉडी है उसके चारों तरफ फैलकर बैठ गए हैं। ऑल द स्पैरोज फ्लू अवे विदाउट मेकिंग एनी नॉइज। और सारे जो जितने भी चिड़ियाँ हैं या फिर और भी जो पक्षी आए हैं, सारे दादी की डेथ की दुख मनाने के लिए आए हैं। ठीक है, क्योंकि दादी उन्हें डेली दाना चुभाती थी। आपको एक बात पता होगी शायद दोस्तों, कि दादी जब दाना चुभाती थी तो जैसे कोई पक्षी होते हैं, तो कोई पक्षी उनकी कभी सिर पे बैठता था, कभी उनके शोल्डर पे, कभी हाथ पे, तो कभी पैर पे, बट वो कभी उन्हें उड़ाती नहीं थी डांटकर। पक्षियों से उनका बहुत ज़्यादा लगाव था, इसलिए जब उनकी डेथ होती है तो सारे पक्षी उनकी डेथ बॉडी के चारों ओर फैल जाते हैं। हजारों की संख्या में पक्षी आते हैं और दादी के लिए ग्रीव करते हैं, मतलब शांति व्यक्त करते हैं। ऑल द स्पैरोज फ्लू अवे without making any noise when the dead body of the old lady was carried away for the last rite. तो दादी की बॉडी को जब अंतिम क्रियाकर्म के लिए उठाकर जैसे ही ले जाया जाता है, सारे पक्षी वहाँ से उड़कर चले जाते हैं। तो ये थी समरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की। एंड कंक्लूजन क्या है इस चैप्टर का? So conclusion of the portrait of a lady, that is, to sum up the portrait of a lady Shamri, the writer and his grandmother had a beautiful bond between them and loved each other a lot. The story tells us how beautiful a relationship can become between a grandson and his grandmother. कंक्लूज़न में ये है दोस्तों कि पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये जो एक स्टोरी है, ये एक दादी और उसके पोते के बीच के प्यार के बारे में है, कि एक दादी और पोते के बीच का प्यार इतना गहरा हो सकता है, उनके बीच में कितना ज़्यादा प्यार हो सकता है, उन दोनों के बीच में ये प्यार कैसे बनता है, उनके बीच में ये ब्यूटीफुल रिलेशन कैसे तैयार होता है, इसी से रिलेटेड हमारी स्टोरी है। और हमारी स्टोरी ने हमें उनके बीच के प्यार को बताने की ही कोशिश की है। सो आई होप गाइस कि लाया गया कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल होगा एंड वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।